सो नेक्स्ट टॉपिक, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, है ना। सो हमारा ये अगला टॉपिक है कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व की क्या प्रकृति थी, नेचर था, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, है ना। सो भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रतिनिधित्व प्रभुत्व से गुजरा है। इफ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मेनी अदर एग्जांपल्स। तो अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां वन पार्टी डोमिनेंस रहा है। बट देर इज ए क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द इंडियन एक्सपीरियंस। बट जो इन देशों के एक्सपीरियंस है और जो भारत का एक्सपीरियंस है, इसमें काफ़ी कुछ डिफरेंट रहा है। In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy, है ना। सो बहुत सारे देशों में जो ये वन पार्टी का जो प्रभुत्व रहा, डोमिनेंस रहा, वो किस पे रहा, वो किस आधार पे रहा, वो कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके रहा। इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली ए सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। और बहुत सारे कंट्रीज जिनके संविधान, लाइक चीन, क्यूबा, सीरिया, इन कंट्रीज के संविधान परमिट करता है कि सिर्फ एक पार्टी ही कंट्री को रूल कर सकता है। सम अदर्स लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। और बहुत सारे बहुत सारे राष्ट्र लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया, ये ऐसे हैं जहां इफेक्टिवली वहां का जो लीगल और मिलिट्री मेजर्स है, जो तरीके हैं, उससे एक ही पार्टी उस राष्ट्र को रूल कर सकती है। सो अंटिल ए फ्यू ईयर्स अगो मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान वेर ऑल्सो इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स। तो कुछ सालों पहले तक इवन मैक्सिको, जो अमेरिका महादेश में है, साउथ कोरिया एंड ताइवान, है ना, ये भी इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट राष्ट्र थे। What distinguished the dominance of Congress party in India from all these cases was that it happened under democratic condition। तो भारत में जो वन पार्टी डोमिनेंस रहा कांग्रेस का, इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि ये जो डोमिनेंस था, इट वाज अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। ये एक लोकतांत्रिक कंडीशंस के अंदर ये वन पार्टी डोमिनेंस था। Many parties contested elections in the conditions of free and fair elections and yet the Congress managed to win election after election। तो बहुत सारी पार्टियां फ्री और फेयर इलेक्शन में कंटेस्ट किए हैं, है ना। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारी पार्टियों ने कंटेस्ट किया और एट उसके बावजूद कांग्रेस मैनेज किया जीतने के लिए, है ना। तो वो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप में जीता है। सो दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड। तो जब रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में खत्म की गई, तो उसके बाद, जब उसकी समाप्ति के बाद, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही दबदबा अपना कायम किया था, है ना। वहाँ भी ऐसा सिमिलर हुआ। सो द रूट्स ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये सबको मालूम है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की जो इस असाधारण असफलता की जड़ थी, वो एक्चुअली स्वतंत्रता संग्राम की विरासत में है ना। इन द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के मोस्ट ऑफ द लीडर्स थे, जो उनकी लेगेसी थी, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस वॉज सीन एज द इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, है ना। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा जा रहा था। मेनी लीडर्स हु वेयर इन द फोर फ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल वेयर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज कांग्रेस कैंडिडेट। तो बहुत सारे नेतागण जो हमारे थे, जो उन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, है ना, वो कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे थे, है ना। द कांग्रेस वॉज ऑलरेडी ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एंड बाई द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ ए स्ट्रेटजी, है ना। द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। तो कांग्रेस थी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक सुदृढ़ तरीके से ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। और जिस समय तक बाकी पार्टियां अपना स्ट्रेटजी बनाने की सोच रख सकती थी, उस समय तक तो कांग्रेस ऑलरेडी अपना जो कैंपेन है, चुनाव का अभियान है, वो स्टार्ट कर चुकी थी। इनफैक्ट मेनी पार्टीज वेर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस और आफ्टर दैट। और बहुत सारी पार्टियां तो ऐसी थी जो बेसिकली स्वतंत्रता के समय या उसके बाद बनाए गए थे। सो दस द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। तो ऑफकोर्स जब ऐसे कंडीशन में रहेगा तो कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिलेगा, है ना। By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps, but also had an organized network down to the local level। तो जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, उस समय तक पार्टी पूरे भारतवर्ष के हर एक कोने तक फैल चुका था, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। और
इट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, और इसके साथ ही इट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, और इसके संगठनात्मक जो नेटवर्क थी वो पूरे लोकल लेवल तक चली जा चुकी थी, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुकी थी. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज द कांग्रेस वॉज स्टिल रिसेंटली ए नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर वॉज ऑल इंक्लूसिव. और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुवा कर रही थी, है ना. तो इसका नेचर था ऑल इंक्लूसिव, वो सबको लेकर चल रही थी. ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, और ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी की जो प्रभुत्व है उसको, उसके लिए जिम्मेदार है, बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है. नेक्स्ट इज कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, है ना. तो कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन. So you have already studied the history of how Congress evolved from its origins in 1885 as a pressure group for the newly educated professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century. तो ये सब चीज़ आप अपने इतिहास के हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, और उस वक्त यह नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी, लेकिन 20वीं सदी में इसके जन आंदोलन के रूप में इसने ले लिया. This laid the basis for its eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of the political system. तो इस कारण से क्या हुआ कि इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया, और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हो गया. डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, है ना. इट बिकम mass political party. Thus, the Congress began as a party dominated by English-speaking upper caste, upper middle class and urban elite, है ना. तो हम कह सकते हैं कि जो शुरू में कांग्रेस में आज़ादीदा, अगड़ी जाति, उजले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था. किसका? इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ऑफ कोर्स, है ना. अपर कास्ट लोग, अपर मिडिल क्लास लोग एंड अर्बन एलीट लोग. बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड इट्स सोशल बेस वाइडेंड. जब भी ये, उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब भी इन्होंने स्टार्ट किया, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हम जानते हैं महात्मा गांधी के लीडरशिप में भी हुआ, तो इसके जो सोशल बेस था, जो सामाजिक बेस था, वो काफ़ी फैल गया. इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स. इन्होंने बहुत डाइवर्स ग्रुप, विभिन्न तरीके के डाइवर्स ग्रुप्स को इन्होंने लाया साथ में, हुज इंटरेस्ट वेयर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, उनके इंटरेस्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थे, है ना. बट इन परस्पर विरोधी हितों के भी कई समूहों को एक साथ इन्होंने जोड़ लिया. पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, अर्बन डवेलर्स एंड विलेजर्स, वर्कर्स एंड ओनर्स, मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट्स ऑल फाउंड स्पेस इन कांग्रेस, है ना. तो देखिए, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डवेलर, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, विलेज वर्कर्स, ओनर्स जो मालिक है, वर्कर्स है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, और इन सब तरीके की जातियाँ, ऑल फाउंड स्पेस इन कांग्रेस में सबके लिए जगह थी. Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture-based leaders with a rural orientation. तो ग्रेजुअली जो है इनका जो लीडरशिप था वो अपर कास्ट और अपर क्लास प्रोफेशनल्स से बढ़कर एग्रीकल्चरल क्षेत्र के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लीडर्स थे उनके तरफ, उनको भी समाहित कर लिया, उनके ओर भी बढ़ गया. By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition, broadly representing India's diversity in terms of classes and caste, religions and languages and various interests, है ना. तो आज़ादी के समय तक जो कांग्रेस एक ट्रांसफॉर्म हो गया था एक रेनबो की तरह, है ना, सोशल कोलिशन, एक रेनबो की तरह एक सोशल कोलिशन बना लिया था, सतरंगे सामाजिक गठबंधन का शक्ल अख्तियार कर लिया था, है ना, जो इंडिया के डाइवर्सिटी को बताता था, जो इंडिया में डाइवर्स क्लास है, कास्ट है, रिलीजन्स है, लैंग्वेज है, वेरियस इंटरेस्ट है, इन सब को समाहित कर लिया था. सो मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स मर्ज देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस. और इसमें से बहुत सारे जो समूह थे वो अपनी पहचान कांग्रेस के साथ एकमेक कर दिए थे. वेरी ऑफन दे डिड नॉट एंड कंटिन्यूड Very often they did not and continued to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs, है ना. तो ये क्या कह रहा कि कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के रूप में कांग्रेस के भीतर बने रहे. तो अगर आप कांग्रेस के साथ पूरा नहीं विलय भी नहीं हो रहे हैं उनके विचारधारा से, तो भी कांग्रेस का पार्ट वो बने रहे. इन दिस सेंस द कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एज वेल. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन था, है ना.
ये समझने वाली बात है कि वेरी ऑफन दे डिड नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस एंड एज ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स होल्डिंग डिफरेंट बिलीव्स। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कांग्रेस के अंदर विलय कर लिया था सब। इट एकोमोडेटेड द रिवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एंड द राइट एंड लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर, है ना। तो कांग्रेस में अगर आप देखिएंगे तो कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी, है ना, शांतिवादी, रिवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट दोनों कांग्रेस के अंदर ही होंगे। कंजर्वेटिव जो हैं और जो रेडिकल्स हैं वो भी कांग्रेस के अंदर होंगे। जो गर्मपंथी हैं और जो नरमपंथी है वो भी कांग्रेस के अंदर होंगे। जो राइट विचारधारा के लोग हैं, है ना, दक्षिणपंथी, और जो लेफ्ट विचारधारा के हैं, है ना, ये वामपंथी, ये भी कांग्रेस के होंगे। सो हर तरीके के विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर समाहित हो गए। द कांग्रेस वॉज ए प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट, है ना। तो कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल आकर जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे, टेक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट। In pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the Congress। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी, जिनके अपने संविधान होते थे और उनका अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता था, बट ये सारे कांग्रेस के अंदर होते थे, कांग्रेस के पार्टी के निहित होते थे। सो सम ऑफ दीज लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, है ना, जो लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकेम ऑपोजिशन पार्टी, जो बाद में कांग्रेस से अलग हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है। Despite differences regarding the methods, specific programs, and the policies, the party managed to contain, if not resolve differences and build a consensus। तो इन differences के बावजूद, ये अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद, है ना, इनके मेथड्स अलग थे, इनके प्रोग्राम्स अलग थे और पॉलिसी अलग थे। तो इन सब इन मुद्दों पे, मेथड, स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड पॉलिसी, नीतियों के मुद्दों पे डिफरेंस होने के बावजूद भी पार्टी कंटेन करती थी। पार्टी अगर इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व नहीं करती थी, है ना, तो एक कंसेंसस बना लेती थी, है ना, और उस पार्टी के अंदर ही, कांग्रेस में ही सब समाहित रहते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, है ना। तो ये जो अगला टॉपिक है दोस्तों, इसी के अंदर आता है, इसमें कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता, है ना, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। दिस कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। कांग्रेस के गठबंधी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दे दी, अनयूजुअल स्ट्रेंथ। फर्स्टली, ए कोलिशन एकोमोडेट्स ऑल दोज हु ज्वाइन इट, है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या है भाई कि गठबंधन अपने में हर कोई को शामिल कर लेता है ना। देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक ए बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशूज। तो ये कोई भी जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको अवॉइड करेगा, है ना, जो पूरा ही एक्सट्रीम जो चीज़ें हैं, अतिवादी रुख है, उससे बचेगा और एक संतुलन बना लेगा, सभी मुद्दों पे बैलेंस स्ट्राइक कर लेगा। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉल मार्क ऑफ ए कोलिशन, है ना। तो सुलह समझौते और रास्ते पर चलना, समझ गया, सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इंक्लूसिवनेस, है ना, सर्व समावेशी होना और कॉम्प्रोमाइज करना, है ना, सुलह समझौता के रास्ते पर चलना, ये हॉलमार्क होगा कॉलिशन का। सो दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन ए डिफिकल्टी। तो इस कारण से जो अपोजिशन होती थी वो बहुत डिफिकल्टी में फंस जाती थी। एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से वुड ऑल्सो फाइंड ए प्लेस इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। तो कोई चीज़ जो विपक्ष बात करना चाहता था, कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। So secondly, in a party that had nature of a coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated। तो दूसरा क्या है कि अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा हो जाती है। इन अ पार्टी दैट हैज़ नेचर ऑफ कोलिशन, अब जो पार्टी का जो स्वभाव ही गठबंधन का है तो वहाँ पे ग्रेटर टॉलरेंस है इंटरनल डिफरेंसेस के प्रति। जो पार्टी के अंदर जो इंटरनल टॉलरेंसेस है ना, और जो पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स का जो वेरियस एम्बिशन है, जो वेरियस पार्टी के ग्रुप्स और लीडर्स का जो एम्बिशन है, ये सब एकोमोडेट हो जाते थे और इनमें एक ज़्यादा सहनशीलता होती थी।
द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, आज़ादी के आंदोलन के समय में, उस स्वतंत्रता संग्राम में भी इस चीज़ों को अपने अंदर होने दिया और इस चीज़ को कंटिन्यू किया, स्वतंत्रता के बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू किया। दैट इज़ वाई इवन इफ ए ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पावर, है ना, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition। So हुआ क्या, इसके कारण क्या हुआ कि इवन इफ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी, अगर कोई एक समूह पार्टी के अंदर, है ना, कोई समूह हैप्पी नहीं है या पार्टी के किसी पोजीशन से वो खुश नहीं है और या पार्टी में जितना उसको सत्ता में पावर दिया गया उससे वो खुश नहीं है, बट उसके बावजूद वो पार्टी के अंदर रहेगा एंड फाइट द अदर ग्रुप्स, तो वो पार्टी के अंदर रह के वो दूसरे ग्रुप से फाइट करेगा, न कि वो पार्टी को छोड़ेगा और अपोजिशन में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं हुआ। सो दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। तो पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट को गुट कहे जाते हैं, फैक्शन कहे जाते हैं, समूह गुट, है ना। द कोलिशनल नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इन फैक्ट इनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस, है ना। तो अपने गठबंधन स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा मिल गया। वे इनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस। सम ऑफ दिस फैक्शंस वेर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल considerations, but very often these factions were rooted in personal ambitions and rivalry। तो जो इसमें से कुछ गुट थे वो तो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस के आधार पे अलग थे, है ना, कुछ जो गुट थे वो विचारधारात्मक सरोकार की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर जो गुट थे वो बेसिकली पर्सनल एम्बिशन एंड आपस में जो राइवलरीज है ना, उसके हिसाब से ये गुट बन गए थे, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना से काम कर रही थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम ए स्ट्रेंथ, है ना, ऑफ द कांग्रेस। तो ये उनकी कमजोरी बनने के बजाय, जो अंदरूनी गुटबाजी थी वो कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत साबित हुई। सिंस देयर वाज रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शंस टू फाइट विद ईच अदर, इट मेंट दैट द लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड आइडियोलॉजीज रिमेन्ड विद इन द कांग्रेस रादर देन गो आउट एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी। हुआ क्या कि चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों को आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी की बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर नहीं समझा, तो उन्होंने बाहर जाकर कोई पार्टी नहीं बनाया, वो पार्टी के अंदर ही वो उस आइडियोलॉजी में रहे और उनके अंदर ही वो काम करते रहे। सो मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वेर मेड ऑफ द न्यूमरस फैक्शंस। और जो कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयाँ थी वो विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी हुई थी। दीज द फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशंस, मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज ए ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी, है ना। ये गुट जो थे वो अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते हुए थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। द other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influenced policy and decision making from the margins। और जो बाकी पार्टियां थी, जो दल थे, वो प्राइमरली वो प्राथमिक रूप से अटेम्प्ट किए इन गुटों को इन्फ्लुएंस करने का। सो देयरबाई वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉलिसी, इसलिए उन्होंने जो हमारे उस समय की नीतियां थी और जो डिसीजन मेकिंग थी उनको साइड से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। दे वेर फार रिमूव फ्रॉम द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी, है ना। सो वो बेसिकली जो ये पार्टियां जो है सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी, है ना। दे वेर नॉट अल्टरनेटिव्स टू द रूलिंग पार्टी, इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड, सेंस्योर्ड एंड इन्फ्लुएंस द कांग्रेस, है ना। सो ये एक रूलिंग पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी, उसके एक विकल्प के रूप में अल्टरनेटिव के रूप में नहीं उभर पा रही थी। बदले इंस्टेड वो क्या कर रही थी, एक्चुअली वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही दबाव बनाती थी, उसका क्रिटिसिज्म करती थी, है ना, उसके ऊपर सेंस्योर एंड इन्फ्लुएंस करती थी कांग्रेस पार्टी को ही। सो बेसिकली कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती थी, दबाव डालती थी और इसी क्रम में उसको प्रभावित करती थी। द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। तो ये जो गुट वाली चीज़ थी, गुटों की मौजूदगी, वो बेसिकली शासक दल जो कांग्रेस थी उसके भीतर ही संतुलन साधने का एक काम करती थी, है ना। पॉलिटिकल कंपटीशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस। तो जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही होता था, है ना। इन दैट सेंस
In the first decade of the electoral competition, the Congress acted both as the ruling party as well as the opposition. तो हम ये कह सकते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पहले 10 साल में जो इलेक्टोरल कंपटीशन जो जो पहले डिकेड में है ना, जो चुनाव के पहले डिकेड में जो कांग्रेस के अंदर जो कंपटीशन होता था, जो चुनावी प्रतिस्पर्धा होती थी कांग्रेस के अंदर, वो ही एक्ट करती थी एज रूलिंग पार्टी भी और ऑपोजिशन के तरफ में। तो कहा जाए तो एक तरीके से कांग्रेस ही शासक दल भी थी और कांग्रेस ही विपक्ष थी, कांग्रेस ही दोनों की भूमिका निभा रही थी। दैट इज वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कांग्रेस सिस्टम, है ना। तो इसी कारण से भारत के राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। हो गया। सो दैट इज कांग्रेस सिस्टम। इस पूरे दशक को हम, इस कालखंड को हम कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, एमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, है ना, विपक्षी पार्टियों का उद्भव, ऑपोजिशन पार्टीज का उद्भव। सो एज वी हैव नोटेड अबव, इट इज नॉट दैट इंडिया डिड नॉट हैव ऑपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। तो हमने देखा है कि ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। वाइल डिस्कसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ मेनी पार्टीज अदर देन द कांग्रेस। तो हम अन्य पार्टियां जो थी कांग्रेस, उसके बारे में हम जान रहे हैं। बट इवन देन इंडिया हैड ए लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टीज देन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज, है ना। बट इवन देन इंडिया हैड लार्ज नंबर ऑफ, भारत में लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टीज थे, काफ़ी विभिन्न तरीके के और वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल, है ना। बहुदलीय लोकतंत्र कि अन्य लोकतंत्र की तुलना में हमारे देश में, है ना, बहुत सारे जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज है उसके तुलना में अगर किया जाए, उनके कंपैरिजन में किया जाए, तो भारत में ज़्यादा ही जीवंत, है ना, और बहुविध विपक्ष पार्टियां थी। सम ऑफ दिस जीवंत, वाइब्रेंट, सम ऑफ दिस हैड कम इन टू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। और इनमें से कुछ पार्टियां तो 1952 के आम चुनाव के पहले से एग्जिस्टेंस में थी। सम ऑफ दिस पार्टीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन द 60s एंड 70s। और इसमें से कुछ पार्टियां जो ऐसी है, कुछ दल ऐसे हैं जो भारत की राजनीति में 60 के दशक में और 70 के दशक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The roots of almost all non-Congress parties of today can be traced to one or the other of the opposition parties of 1950s। तो आज के डेट में जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टियां हैं, लगभग, कुछ को छोड़कर लगभग सारी नॉन कांग्रेस पार्टियों का अगर हम इनके जड़ों को देखेंगे तो ये 1950 के दशक के जो विपक्ष की पार्टियां थी, किसी न किसी विपक्ष की पार्टियों में ही इनके जड़ जुड़े हुए हैं। So all these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in Lok Sabha and state assemblies during this period। तो इस समय, इस कालखंड में ये सारी जो विपक्ष की पार्टियां थी, ये लोकसभा या विधानसभा में सिर्फ कहने मात्र को प्रतिनिधित्व इनको मिल पाया था, टोकन रिप्रेजेंटेशन था इनका। Their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system, है ना। जबकि इनको सिर्फ कहने मात्र को प्रतिनिधित्व थी, फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में काफ़ी मदद किया है। दीज पार्टीज ऑफर्ड ए सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कांग्रेस पार्टी, है ना। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुचिंतित आलोचना की है ना, प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म। So this kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress। तो इन्हें कांग्रेस पार्टी को ऊपर अंकुश लगाकर रखा और इनके कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर भी शक्ति का संतुलन बना हुआ रहा, शक्ति का संतुलन बना रहा। बाय कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अलाइव, है ना, हम कह सकते हैं कि इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखते हुए दीज पार्टीज prevented the resentment with the system from turning anti democratic, है ना। तो इसके कारण ये जो है पार्टियां हैं, ये व्यवस्था को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country। और इन पार्टियों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of Congress and those of opposition। तो शुरुआत के कुछ सालों में जो कांग्रेस के नेता थे
और जो अपोजिशन के नेता थे इनके बीच में आपस में काफ़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पारस्परिक सम्मान होता था, है ना। The interim government that ruled the country after the declaration of independence and the first general election included opposition leaders like Dr. Ambedkar and Shyama Prasad Mukherjee in the cabinet, है ना। तो जो अंतरिम सरकार थी, जो अंतरिम सरकार थी दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो सरकार जो देश को रूल की उस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और जो प्रथम चुनाव के बाद भी, है ना, जो सरकार बनी, इस मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं को शामिल कराया गया जो अपोजिशन पार्टीज से थे, नहीं वो कांग्रेस से नहीं थे, वो अपोजिशन पार्टीज से थे, बट इनको भी मंत्रिमंडल में डाला गया। ये बहुत बड़ी बात थी। Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jai Prakash Narayan to join his government, है ना। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने के लिए उन्होंने न्योता दिया। दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विथ एंड रेस्पेक्ट for political adversaries declined after the party competition grew more intense, है ना। जब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की इस किस्म की निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया, है ना। जब कंपटीशन बहुत इंटेंस हुआ तो इस तरह की जो रिस्पेक्ट थी पॉलिटिकल एडवर्सरीज के बीच में, ये धीरे धीरे खत्म हो गई है, डिक्लाइन कर गई है। Thus, this first phase of democratic politics in our country was quite unique, है ना। तो इस तरह से अपने देश के में जो लोकतांत्रिक राजनीति का जो पहला दौर था वो एकदम अनूठा था। द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड बाय कांग्रेस इनेबल्ड इट टू अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शंस, ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट्स, मेकिंग इट ए ब्रॉड बेस्ड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कांग्रेस थी, इसका जो इंक्लूसिव कैरेक्टर है ना, द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड बाय द कांग्रेस। तो जो कांग्रेस के द्वारा जो नेशनल मूवमेंट का लीडरशिप किया गया, जो नेशनल मूवमेंट जो हमारे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की जो अगुवाई की गई कांग्रेस का, सो इसका ये जो चरित्र था, ये जो समावेशी चरित्र था, जो इंक्लूसिव कैरेक्टर था, है ना, इट अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शंस। इन्होंने विभिन्न समूह, वर्ग, ग्रुप, हितों, है ना, डिफरेंट हितों को समाहित किया, लोगों को आकर्षित किया, है ना। और इससे ये एक ब्रॉड बेस्ड सोशल, एक बहुत ही ब्रॉड विचारधारा वाली सोशल और आइडियोलॉजिकल गठबंधन बनी। द की रोल ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गेव इट ए हेड स्टार्ट ओवर द अदर्स, है ना। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस का जो की रोल ऑफ द कांग्रेस था, जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इसका मुख्य भूमिका निभाई, आज़ादी की लड़ाई में, आंदोलन में जो कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई, इस कारण से कांग्रेस दूसरों पार्टियों की अपेक्षा इसको बहुत बढ़त प्राप्त थी। ये तो हम सब अभी तक देखें। सो एज द एबिलिटी ऑफ कांग्रेस टू एकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट्स एंड ऑल एस्पिरेंट्स फॉर पॉलिटिकल पावर स्ट्रीटली डिक्लाइंड, अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस, है ना। तो सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता, है ना, जैसे जैसे घटी, एज द एबिलिटी ऑफ द कांग्रेस की जो क्षमता थी टू एकोमोडेट सारे हितों को और सारे एस्पिरेंट्स को, पॉलिटिकल पावर के जो सत्ता के एस्पिरेंट्स थे उनको अपने अंदर एकोमोडेट करने की क्षमता जैसे जैसे डिक्लाइन की, अदर पॉलिटिकल पार्टी जो बाकी राजनीतिक दल थे वो ग्रेटर सिग्निफिकेंस उनको मिलना स्टार्ट हो गया, उनकी जो महत्ता थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। दस कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर था, ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स, एंड वी शैल कम टू अदर फेजेस इन लेटर पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। और बाकी के अन्य फेज के बारे में हम अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ने जाएंगे। सो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, एंड दिस चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। सो आई क्लोज दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल एन्जॉयड। बट इस चैप्टर में हमने दोस्तों अभी तक सिर्फ, जैसा कि हमने देखा कि मोस्टली एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस था, तो इसमें मोस्टली कांग्रेस पार्टीज और उसके डोमिनेंस के बारे में हमने पढ़ा,
है ना। बट मैंने आपके बुक में देखा है कि और भी कुछ पार्टियों के बारे में अलग से, नॉट इन द मेन टेक्स्ट बट कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं उन टॉपिक्स को भी अभी इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, जिसमें आपको थोड़ी अन्य पार्टियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो विद दिस आई क्लोज दिस लेक्चर एंड दिस टॉपिक हैज़ कम टू एन एंड। एंड नेक्स्ट एक और वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेशन का भी वीडियो बनाऊंगा, जो आप लोगों को सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड CUET एग्जाम के प्रिपरेशन करने में काफ़ी मदद होगा। तो NCERT के जो क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को एटलीस्ट मैं उसमें टैकल करूंगा और आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, और थोड़े बहुत उसमें हर एक ऑप्शन पे हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाए। सो दैट्स ऑल दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।